अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री विद अस। आज के इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल आयन और मॉलिक्यूलर आयन को जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। अब इसका ये मतलब हुआ है कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनते हैं, और जो मॉलिक्यूल है इट मे कंटेन वन और मोर एटम्स। ठीक है, इसमें एक एटम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अराइज होती है एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल हम लोग देख लें, CH4 देख लें, मीथेन का एक मॉलिक्यूल लें, तो इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इट मीन्स के इसके अंदर एटम्स कितने हैं? 1 + 4 = 5। इसका मतलब है इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 5। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ये आप लोग नोट कर लें। और इस एटॉमिसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की। मॉलिक्यूल को 3 तरह से 3 बेसिस पे जो है ना वो क्लासिफाई किया जाता है। हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के बेस पे मतलब ये कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसकी बेस पे हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सो अगर इसको हम लोग क्लासीफाई करें तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज में तो हम लोग कह सकते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, सॉरी, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी तरह से ट्राइएटॉमिक, और लास्ट में हम लोग पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो हमें नाम से चल रहा है, मोनो मीन्स वन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है वो हम लोग उसको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जिसके अंदर 2 एटम्स होते हैं इट इज कॉल्ड डायटॉमिक, जिसके अंदर 3 होते हैं इट्स ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड एट द एंड दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देख लेते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या होगी? हीलियम देख लेते हैं हम लोग। हीलियम इसकी एग्जांपल है क्योंकि ये एक ही जो है इसमें एटम होता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो HCl इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीएटॉमिक, जिसमें मैनी जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं जी उसकी दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एटम्स, कि हमारे जो एटम्स हैं वो कितने काइंड्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, अब अगर तो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, और इसी की दूसरी जो कैटेगरी है, क्योंकि इसको ये जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एटम या टाइप ऑफ एटम, उसको बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, होमोएटॉमिक और दूसरा है जी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमें नाम से पता चल रहा है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, इसके एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। होमोएटॉमिक के एग्जांपल एक बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं सारी, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारी होमोएटॉमिक की जो एग्जांपल्स हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं वो भी HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये दूसरे क्लासिफिकेशन हो गई जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें एक भी एटम हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल का साइज तो हमेशा एटम से बड़ा होगा। द साइज ऑफ मैटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन
साइज ऑफ एटम। ये मैंने साइज की बात की है, ओके, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका जो साइज है वो एटम से बड़ा होता है, ये तुम्हें पता है। अब मॉलिक्यूल की ही अपने ही साइज के बेस पे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, वो हम लोग यहाँ ऊपर नोट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन जब करें मॉलिक्यूल के अंदर ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, तो इसकी भी दो तरह की टाइप्स होती हैं। पहली है, हम लोग बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, और दूसरी है जी मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिख दिया। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका साइज है वो स्मॉल होता है, और दूसरी कैटेगरी है जी मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसका साइज बड़ा होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल की माइक्रो मॉलिक्यूल में तो सारे ये मॉलिक्यूल्स वगैरह जिनका साइज छोटा है, मीथेन हो गया, इसके अलावा HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारा इसमें आ गए, इसके एग्जाम्पल में आ गया। मैक्रो मॉलिक्यूल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, उसके एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का आप सबको पता होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक ये मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है, तो ये ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है तो इस लंग से इस ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इस ऑक्सीजन को जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ये हीमोग्लोबिन का काम है। ठीक है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये क्या करता है कि लंग्स से जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करता है। सही है जी। और ये जो हीमोग्लोबिन की हम लोग एटॉमिसिटी की बात कर लें, तो ये मैं बता दूं आपको कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो 10,000 एटम्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज मैंने बताया बहुत बड़ा होता है। मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल है, सो इसके अंदर एटम्स है वो 10,000 होते हैं, इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 10,000। और इसकी हम लोग साइज की बात करें तो हेमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 68,000 टाइम्स हैवियर होता है देन हाइड्रोजन। ठीक है, साइज, और ये 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। ये बात हो गई जी मॉलिक्यूल की। अब नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है आयन। आयन क्या होता है, आयन इज अ स्पीशीज दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से। कोई भी एटम है, या तो वो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब उस पर चार्ज आता है, या तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो फिर उसके ऊपर चार्ज आता है। चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, कैन बी नेगेटिव चार्ज। तो वो चार्ज स्पीशीज जो होती है इसको हम लोग आयन बोलते हैं। हम वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है, लूज करता है कोई एटम, तो तब उस पर कौन सा चार्ज आता है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर जाए तो तब उस पर कौन सा चार्ज आता है। सबसे पहले हम लोग इसकी आयन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आयन को दो कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज केटाइन एंड अनदर इज एनाइन। केटाइन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले केटाइन वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। एनाइन इज अ स्पीशी दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब इसलिए जनरेट किस तरह से होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्पीशी बनती है उसको हम लोग कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये न्यूट्रल एटम है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव किया गया तो हमारे पास जो नई स्पीशी जनरेट होगी इट इज कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोसेस की बात कर लें कि जब केटाइन बनता है तो एनर्जी का क्या बिहेवियर होता है इसमें। सो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है या फिर किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो इट मीन्स केटाइन इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, कोई भी न्यूट्रल एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जो स्पीशी है केटाइन वो बन जाएगा। उसके आगे बात करते हैं हम लोग एनाइन की। एनाइन क्या होता है वो स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी। वो स्पीशी दैट कैरीज द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। और अब ये बनता कैसे है, जब कोई भी न्यूट्रल
एटम है वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट स्पीशी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। सही है। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जब हम लोग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स के द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि जब एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड किया जाता है, उसको यूनी नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये तो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी। एक जब नेगेटिव आयन जनरेट करवाते हैं हम किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, तो वो तो प्रोसेस होता है ना एक्सोथर्मिक, की एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, जब उसी के अंदर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, सो दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। वाई? ठीक है। तो इस का जो आंसर है वो एक और वीडियो है उस पर, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। गो एंड वॉच द वीडियो टू गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये हो गई आयन की बात। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जी, मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं। अभी हमने आयन की बात की थी कि जब किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो उससे क्या बनता है, आयन बनता है। ठीक है। एटम में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन की एडिशन, तो इससे क्या बनता है जी, हमारे पास आयन बनता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना मॉलिक्यूल की, तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसमें से रिमूवल या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन से जो रिजल्टेंट स्पीशी बनती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, देन द मॉलिक्यूलर आयन विल बी फॉर्म्ड। एग्जांपल देख लेते हैं। CH4 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, कोई भी हो सकती है। ये अब जो मॉलिक्यूलर आयन की भी दो कैटेगरीज होती है ना, इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन पे और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन पे। कैटायनिक वो होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स वो होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ होगा वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होंगे, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा वो कौन से मॉलिक्यूलर आयन होंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब ये भी है, ये भी याद रखें आप लोग कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस है ना, दे आर मोर अबंडेंट देन द एनायनिक। एनायनिक जो होते हैं वो रेयर होते हैं, जबकि कैटायनिक है वो ज़्यादा होते हैं। मोस्टली कैटायनिक जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ दे जनरेट, के मॉलिक्यूलर आयन जो है वो जनरेट किस तरह से होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है ना, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर आयन में जनरेट किस तरह से होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग, ये है लेट्स से, ये मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं गैसियस फेज के अंदर। ठीक है। अब ये जो गैस फेज है ना, इसमें से हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉनिक बीम को या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर एक्सरेज या फिर अल्फा पार्टिकल, आपको पता है ये सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो इन सबको जो है इसमें से गुजारा जाता है इस गैस में से। ये जो मॉलिक्यूल है इसको पहले हमने गैसियस फेज में कन्वर्ट किया है। अब उसमें से जब हम लोग इन हाई एनर्जी बीम को या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, रेज को गुजारते हैं, तो तब वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं या रेज होती हैं, वो इस गैसियस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती हैं इनटू मॉलिक्यूलर आयंस। जो है ना वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन जाते हैं, इसको आयनाइज कर देते हैं। और अब ये जो इनकी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना, इसमें इसके दौरान है, ये जब गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग हाई एनर्जी बीम गुजारते हैं, उसके ऊपर आयनाइज हो जाती है। उसके बाद आगे मूव करता है, तो इसमें ना डिफरेंट जो है वो इसी का ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, इसको हम लोग
यूज़ करते हुए इसकी हम लोग स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कर सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का टॉपिक जिसमें हम लोग ने मॉलिक्यूल आयन और मॉलिक्यूलर आयन की बात की। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को एंड गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।